नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। दिन की शुरुआत की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि खबरों की खबर में आज की पहली खबर इसी से जुड़ी है। हमारे देश में लाखों लोग रोज सुबह नाश्ते में इडली खाते हैं। आज उस इडली से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसे ठीक से समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। आज आप ये खबर जरूर देखिए और पूरे परिवार के साथ देखिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर क्यों रोना धोना मचा हुआ है। वहां की संसद को क्यों ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट ने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। तो इस खबर पर विस्तार से रिपोर्ट आगे और साथ ही अगली खबर होगी मौसम की। कल से मार्च का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन इस बीच मौसम का उल्टा मार्च भी शुरू हो रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको एक खास रिपोर्ट में पूरी बात बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं उस खबर से जो आपसे हमसे जुड़ी हुई है। इडली से, चावल और उड़द की दाल के घोल से जो इडली बनती है, भाप में पकने के बाद जो इडली निखरती है, भला उस पर किसी को संदेह कैसे हो सकता है। लेकिन आज इडली भी शक के दायरे में आ गई है। एक जांच रिपोर्ट के बाद पता चला है कि इडली को स्टीम करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्टीम की गर्मी के साथ मिलकर यही प्लास्टिक इडली खाने वालों को गंभीर बीमारियां दे सकता है, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। हम जानते हैं कि यह खबर आपको हैरान कर सकती है, डरा सकती है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बात डरने की नहीं है, इडली को देखकर घबराने की भी नहीं है, बल्कि पूरी बात को समझने की है। शुरुआत करते हैं इडली तैयार करने की विधि से। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इडली बनाने का तरीका क्यों दिखा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है और ये वजह सीधे आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक लाइन की खबर बता दें। खबर ये है कि इडली खाने से कैंसर हो सकता है। हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए आज पूरी खबर को तथ्यों के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि इडली कैसे बनती है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हमने एक ऐसे रेस्टोरेंट से ली है जहां की इडली 100% सुरक्षित पाई गई है। यानी हम आपको इडली बनाने का वो तरीका दिखाने जा रहे हैं जो भारतीय परिवारों में किसी रेहड़ी पर या किसी रेस्टोरेंट में अपनाया जाता है और जिसके जरिए हेल्दी इडली तैयार की जाती है। इस सूती कपड़े को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे चलकर इसी के इर्द गिर्द सारी बात होनी है। इडली बनाने की तैयारी में एक सूती कपड़े को साफ पानी में अच्छी तरह से धो लें। इसी कपड़े को ट्रे में बिछाते हैं। जो ट्रे आप देख रहे हैं उसमें 20 खाने बने हुए हैं, यानी 20 इडलियां एक बार में बन जाती है। खैर, ट्रे के ऊपर कपड़े को करीने से बिछा दिया गया। अब इसके एक एक खाने में इडली का बैटर यानी घोल डाला जाता है। और फिर ट्रे को स्टीम मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में नीचे पानी भरा हुआ है और इसमें से निकल रहे भाप के जरिए इडली तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में मशीन से इडली का ट्रे निकाल लिया जाता है। अब देखिए कैसे कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता झटका देकर इडलियां निकाली जा रही हैं। इसी के साथ इडली खाने के लिए तैयार है। साथ में नारियल या मूंगफली की चटनी, सांबर और ये लीजिए आपकी इडली सज धज कर इठलाकर चल पड़ी। तो आपने ये तो देख लिया कि इडली बनती कैसे है। आइए अब आपको बताएं कि असल में हुआ क्या, हम इडली बनाने का तरीका क्यों दिखा रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि इडली बनाने में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खबर ये आई है कि कुछ जगहों पर इडली बनाने में स्टीम के लिए कपड़े की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
दरअसल कर्नाटक में ऐसी खबर आने के बाद 251 सैंपल्स लिए गए और उनका टेस्ट किया गया, जिसमें 251 सैंपल को सरकार ने जांच के लिए भेजे। उनमें से 52 सैंपल्स में प्लास्टिक के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। इडली में प्लास्टिक का इस तरह से इस्तेमाल कैंसर की वजह बन सकता है, यही बात चिंता का सबब है और इसी की चर्चा आज हम करेंगे। हम आपसे फिर एक बार कहना चाहेंगे कि आप जो इडली खा रहे हैं उस पर यूं ही संदेह करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी इडली तैयार कैसे की जा रही है। जाहिर है आप अपने घरों में जो इडली बनाते हैं वो पारंपरिक तरीके से होता होगा, यानी कपड़े के इस्तेमाल से ही आप बनाते होंगे या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते होंगे और इस तरह से आपको इडली पूरी तरह से सुरक्षित मिलती है। लेकिन दुकानों में या रेस्टोरेंट में इडली कैसे बन रही है, हमने देश के कुछ शहरों का रियलिटी चेक किया है। ये रिपोर्ट देखिए। इडली को लेकर शक इसलिए सामने आया है क्योंकि कुछ जगहों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम कहीं से भी आपके मन में कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते। इडली सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए हम देश के अलग अलग जगहों पर रेस्टोरेंट में गए और हमें सभी जगह इडली बनाने का वही तरीका दिखा जो सुरक्षित है, यानी वहाँ जिस विधि से इडली बनाई जाती है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। स्टील का ये ट्रे है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है, साफ सुथरा कपड़ा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खबर को समझना जरूरी है। नारायण जी, क्या है आपके हाथ में जो है? ये सेला राइस है और ये उड़द दाल है। इसको हम ग्राइंड करेंगे, उसमें इसको 24 घंटे इसको आटा पीस के रख देंगे। उसको सेट होने के बाद उसके बाद फिर बनाएंगे, स्टीम करेंगे इसको। और ये बैटर जो है इसको दाल वगैरह जो होती है उससे इस मशीन में पहले पीसा जाता है, जो अब मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ये जो मशीन है, इस मशीन में इस बैटर को पीसा जाता है और उसके बाद बैटर को तैयार किया जाता है जिससे इडली बनाई जाती है। ये क्लॉथ है, कपड़ा इस कपड़े पर डाला जाता है और बिना कपड़े के बन जाती है, लेकिन उसमें चिपकेगा। इसको निकालने में आपको दिक्कत आती है, नहीं तो इसको कॉटन कपड़ा डालने में सही रहता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं? नहीं, प्लास्टिक का नहीं है, क्लॉथ ही होती है, कपड़ा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इडली का सांचा है उसमें इसे फिल कर दिया गया है। अब ये रख दिया, इसका अगर एक बार 2-3 ढक्कन ट्रे इसका आप लगा सकते हैं और इसको 15-20 मिनट में टीम होने के बाद तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल गैस पर जो स्टीमर है उसे रख दिया। जैसे बंद कर दो, बल्कि इसका स्टीम बाहर ना निकले, तो ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से कर्नाटका के जो होटल्स थे वहाँ पर जो प्लास्टिक का पॉलीथीन शीट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो पुराना तरीका है इडली बनाने का, यानी कि कपड़े का इस्तेमाल, उसी इस्तेमाल के ज़रिए बनाया जा रहा है जो कि कैंसर नहीं बनाता। हमने इडली को लेकर आई इस खबर के बारे में आम लोगों से भी बात की। ऑब्वियसली प्लास्टिक तो बैन होना ही चाहिए। जहाँ भी देखो प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है और ये यूज़ अच्छा नहीं है। मेनली अगर आप फूड आइटम्स में प्लास्टिक का कहीं भी यूज़ करते हो, पैकेजिंग के लिए, कुछ भी के लिए, तो वो अच्छा नहीं है। नहीं, ज़रूरी है प्लास्टिक बैन होना चाहिए, पर गवर्नमेंट जो पब्लिक के ऊपर प्रेशर कर रही है, इससे अच्छा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पे करे, उसके बाद सब चीज़ों पे बैन रखो। क्योंकि प्लास्टिक हर जगह पे, आप कहीं से भी आओ वहाँ पे रोड पे प्लास्टिक दिखेगा और वो ख़राब है। अच्छा मूव है, बट द थिंग इज़ कि फूड जब अनकवर्ड होता है पीपल डू नॉट प्रेफर टू ईट इट, एंड बहुत सारा सेफ्टी इशू भी हो जाएगा फूड के रिगार्डिंग, बिकॉज अभी गर्मी है तो उतना वो हीट से खाना स्पॉइल भी होता है एंड द इंसेक्ट्स कम एंड फ्लाई एंड सिट। सो आई फील कि कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए इंस्टेड। हालांकि जो फूड आइटम्स है वो प्लास्टिक में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसका जो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन जो होती है प्लास्टिक का फूड आइटम के ऊपर, और वो खाने के लिए वो जहरीला साबित होता है, विषैला होता है। आइए अब आपको बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में ले चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ इडली कैसे तैयार होती है। इडली बनाने का ये साफ सुथरा तरीका है और सबसे स्वास्थ्यवर्धक इडली इसी तरीके से तैयार किया जाता है। स्टील का ये ट्रे है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है, साफ सुथरा कपड़ा। फिर इडली आटा उस पर डालते हैं और उसके बाद
उसके ऊपर भी कपड़ा रखा जाता है और फिर इस चैम्बर में स्टीमिंग के लिए रख दिया जाता है कुछ देर के लिए, जिससे इडली पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। अब जिन इडली में कैंसर कारक तत्व पाए गए हैं उसमें स्टील की जो प्लेट है वहाँ पर कई लोगों ने मोटे प्लास्टिक की प्लेट का इस्तेमाल किया है। ये जो कपड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉटन का, इसकी जगह पर वहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ और बटर पेपर का इस्तेमाल किया गया और जब उसको स्टीमिंग की गई तो उसमें कैंसर कारक तत्व मिल गए। और जैसे कि ये चड्डा इडली है, इसमें देखिए कि यहाँ भी केले का पत्ता का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कई होटलों में जहाँ पर के सैंपल में इडली में कैंसर कारक तत्व पाए गए हैं वहाँ पर इस केले के पत्ते की जगह भी बटर पेपर या प्लास्टिक की शीट पाई गई थी। हमेशा कि आप इसी तरह से बनाते हैं या कभी आपने भी बटर पेपर यूज़ किया है? पहले से होटल ओपन कितना दिन हो गया, उतना दिन से ऐसे है सिस्टम। एक ही बनाना पता है, इसको तटे इडली की डालते हैं, एक मामूली इडली के लिए कपड़ा डाल के नीचे कपड़ा डाल के कपड़ा का समय तो डालते हैं। और यहाँ पे देखिए ये रवा इडली है, काफ़ी मसालेदार इडली भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ भी नीचे भी एक कपड़ा रखा हुआ है ट्रे के ऊपर भी कपड़ा है। लेकिन कुछ होटलों में जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि साफ़ कौन करे, इसलिए एक बार बटर पेपर का इस्तेमाल किया और उसको फेंक दिया तो ट्रे के ऊपर कई लोगों ने बटर पेपर का इस्तेमाल किया इस कॉटन के कपड़े की जगह। आजकल इडली बनाने को पहले से हम कपड़ा से करते थे, आजकल नॉन स्टिक ट्रे भी आ गया, वो दोनों यूज करना है, प्लास्टिक कभी भी यूज नहीं करना करके हम बताए थे। पेपर में जो आते होटल है वो छोटा मोटा होटल, उधर आपको मालूम है फुटपाथ का साइड में छोटा मोटा बनाते हैं, उन लोगों से बना दिया होगा, फिर भी हम उसको भी ये सभी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको भी कपड़ा या नॉन स्टिक ट्रे यूज करने के लिए बताते हैं। आखिर में आपको एक और किचन में ले चलते हैं। नोएडा के रेस्टोरेंट में जाकर हमने रियलिटी चेक किया कि वहाँ इडली कैसे तैयार की जाती है। अगर किचन की तरफ हम बढ़े तो इडली को लेकर इडली कैसे बनाई जाती है, क्या उसमें कपड़ा इस्तेमाल होता है, क्या उसमें प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, ये विवाद अब आने लगा है सामने। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट में इडली कैसे बनाते हैं और क्या है सही तरीका। अगर आप इडली मैम देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इडली का बैटर जो पिसता है ग्राइंडर में, उसको पूरा वो 12 घंटे फर्मेंट होता है। फर्मेंट होने के बाद वो स्टैक होता है हमारे यहाँ, और उसके बाद प्रॉपर हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम इसको बनाते हैं। यू कैन सी ये जो है ये इडली की प्लेट्स है मैम, एंड दिस इज़ अ कॉटन क्लॉथ जो हम आज जैसे हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। वी जनरली यूज़ दिस वे कि हम सांचा रख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको बार बार ऑयल लगाना पड़ता है। बट फॉर बेटरमेंट और उसके जल्दी प्रोसेस के लिए हम लोग इन कमर्शियल में क्या करते हैं, वी यूज़ दिस काइंड ऑफ अ क्लॉथ। तो ये कपड़ा है क्या? कॉटन का है मैम, प्योर कॉटन का कपड़ा है। डायनेम इसको स्टैक करते हैं इसके अंदर, अपने जो बॉक्स है स्टीमर उसमें स्टैक करते हैं, और इसको जब इडली बन जाती है व्हाट वी डू, वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, वी जस्ट नीड टू पुट दिस वे। तो इडली आपकी सारी जो इडली है इस पे लगी हुई बाहर आ जाती है। पर ये जो कपड़े की परत आप कह रहे हैं सांचे पर आप लगा रहे हैं आप, और कमर्शियल पर्पस के लिए यही सही तरीका है, लेकिन जो खबर आ रही है कर्नाटक से कि वहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको लगता है कि क्या ये महंगा है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, हाइजीन मेंटेन करना, इसलिए वो ऑप्शन लोग यू आर राइट, ये थोड़ा महंगा तो है क्योंकि कॉटन का क्लॉथ है मैम, ये महंगा है। प्लास्टिक इज नो डाउट चीपर होता है। यूज एंड थ्रो नहीं है, आप कितनी बार यूज कर सकते हैं? मैम इसका पीरियड होता है, ये बनते बनते ना इट विल बिकम ब्लैक इन कलर, बिकॉज ये जब स्टीम में जाएगा तो इट विल बिकम ब्लैक इन कलर, सो इट विल गिव यू अ सिग्नल कि ये आप खराब हो गया है, इसको हटा दीजिए, दूसरा यूज़ कर लीजिए। सो और इसको बार बार होने के बाद एक लड़के को इसको धोना पड़ेगा, बार बार इसको वो वॉश करता है, फिर वो यूज़ में आता है। आपने देखा होगा जैसे कि हमेशा पानी में ही भिगो के रखते हैं, भीगे रहते हैं, क्योंकि सूखा रहेगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। ये जैसे ये बैटर है, ये इसको ये थोड़ा थोड़ा लेकर इस कपड़े में बहुत अच्छे से रखते हैं, और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ये बाकी की प्लेट्स भी इसी तरीके से भरी जाती है। जब पूरी प्लेट्स भर जाती है तब फिर स्टीमर में इसको रखा जाता है, सेटल किया जाता है। फिर मैक्सिमम आप देखिए 15 to 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं। हाँ जी, ये स्टीमर में जा रहा है।
यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ जगहों पर इडली बनाने में प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल हुआ है। The use of plastic during steaming, that is completely not allowed. We have taken action against them and put certain fines, and around 250 odd samples have been taken across the state. तो प्लास्टिक सिर्फ इडली बनाने के जरिए ही नहीं, दूसरे तरीकों से भी आपके भोजन में पहुंच सकता है और ये प्लास्टिक आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक से निकले केमिकल्स इंसान के दिमाग तक पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको ने हाल ही में एक स्टडी किया है और इस स्टडी में पाया है कि 91 मृत लोगों के शरीर पर वैज्ञानिक परीक्षण जब किया गया तो मृत लोगों के अलग अलग अंगों का परीक्षण यूनिवर्सिटी ने किया ताकि ये पता चल सके कि प्लास्टिक के अंश कहां तक पहुंचते हैं। और प्लास्टिक कंटेंट का अध्ययन करने के लिए ब्रेन, लिवर, किडनी में प्लास्टिक कंटेंट की जांच की गई और इस टेस्ट में पता चला कि इंसान के ब्रेन में ठीक ठाक मात्रा में प्लास्टिक के अंश पहुंच गए। तो हमने अपने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की और उनसे पूछा कि इडली बनाने में या खाने पीने की गर्म चीज़ों को रखने के लिए जिस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है वो हमारे शरीर के लिए क्यों खतरनाक है। आप डॉक्टर की बात ध्यान से सुनिए क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। देखिए, खाने की प्रोसेसिंग में अगर किसी भी तरह के हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रोसेसिंग में या उसकी पैकेजिंग के अंदर, तो प्लास्टिक अगर हीट के साथ जब मिलता है तो प्लास्टिक में से कुछ इस तरह के पार्टिकल होते हैं, जैसे बीपीए हो गया, थाइलेट्स हो गया, जो कि एंडोक्राइन डिसरप्शन करते हैं, मतलब हमारे हार्मोन में कुछ इस तरह के बदलाव करते हैं। तो जैसे ही प्लास्टिक हीट के कांटेक्ट में आता है तो खाने के अंदर या फूड पार्टिकल्स के अंदर ये जो प्लास्टिक है ये रिलीज होता है, ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, फिर नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है फूड के थ्रू। जैसे ही हमारी बॉडी में ये एंटर करता है तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, बॉडी के अंदर इस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेशन कर देता है। कई तरह के जो कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक के अंदर, ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और कई तरह के कैंसर का कारण बन जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाने को पकाने में या किसी भी तरह की स्टीम देने के अंदर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, या गर्म खाने की पैकेजिंग के अंदर या गर्म खाने को स्टोर करने के लिए किसी भी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस पूरी खबर को समझने के बाद अब सवाल उठता है कि क्या करें। चलिए, इडली बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, आप इसका समाधान तो निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि खाने पीने की चीज़ों में, अपने घरों और दफ्तरों में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद किया जाए। तो आखिर विकल्प क्या हैं प्लास्टिक के? आप प्लास्टिक के बदले शीशे के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी के कंटेनर्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, स्टील के बर्तन जो हैं वो भी एक बेहतर ऑप्शन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आसानी से मिल जाए तो पत्तों का भी इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि केले के पत्ते। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जागरूक रहें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि सवाल आपका और आपके परिवार के सेहत का है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संबल की। संबल आज फिर चर्चा में है। नजरें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर थी। संबल की मस्जिद कमेटी ने वहां जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि कमेटी सफाई कर सकती है, रंगाई पुताई की इजाजत अभी नहीं मिलेगी। आखिर संबल के हालात कैसे हैं? हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की तो अंदाजा लगा कि वहां हालात सुधरे हैं, लेकिन एक तरह की चुप्पी है जो बता रही है कि स्थितियां और सामान्य होना बाकी है। संभल की जामा मस्जिद में रमजान से पहले आखिरी जुमे की नमाज के बाद कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी। बेशक सबको इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार था, लेकिन सब इस पक्ष में हैं कि माहौल बेहतर हो। आज आखिरी जुमा था रमजान से पहले का, तो इस बार जुमे में क्या दुआ जो है जामा मस्जिद में हुई? संभल दुआ
शांति की मांगी है, खैर और आफियत की दुआ मांगी है। शांति बनी रहे। नमाज तो शांति का पैगाम, 14 साल से शांति का पैगाम दिया है और देती रहेंगे। अच्छा, इस बार ऐसा होगा कि रमज़ान से पहले पुताई नहीं हो पाएगी मस्जिद की। हाई कोर्ट में मामला था, लेकिन वहाँ पर अगली तारीख अब कोर्ट सुनेगा 4 तारीख को। नमाज तो फिर भी होगी। नमाज से मतलब है, पुताई से मतलब थोड़ी है। ऐसी बात थोड़ी है। आखिरी जुमा था ये रमज़ान से पहले का, इसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, तो इस बार की नमाज में क्या दुआ हुई मस्जिद में और क्या कहना चाहेंगे उसके? साधारण तरीके से दुआ होती, वही दुआ हुई है। और ये रमज़ान को कैलेंडर बैठे हैं, जो हर साल सालाना बैठते चले हैं, वही कैलेंडर आज बैठे हैं। अल्लाह ताला सुकून रखे, अमन रखे और शांति रहे हमारे शहर में। तो देखिए, लोग नमाज पढ़ के अब बाहर निकल रहे हैं। ये आखिरी जुमा था, इसके बाद जो जुमा आएगा वो रमज़ानों में आएगा। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। मस्जिद कमेटी को कुछ राहत मिली है, लेकिन रंगाई पुताई की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में सिर्फ सफाई करने की इजाजत दी है। दरअसल जामा मस्जिद की कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद के परिसर में सुधार कार्य की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर एएसआई की रिपोर्ट में ये बताया गया कि फिलहाल मस्जिद में रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने आज एएसआई की ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर फैसला सुनाया और मस्जिद कमेटी को केवल सफाई करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा है कि एएसआई अपनी 3 मेंबर की टीम भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली बार्ड कराया कि उनके तरफ से कोई नहीं जाएगा और कमेटी के मेंबर रहेंगे। प्रीमाइसेस में जो क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट होगा ट्यूसडे तक। उसके अलावा जो छोटे मोटे अंदर के काम है वो कंप्लीट होंगे, बट पेंटिंग का इशू जो है वो डिसाइड होगा ट्यूसडे को, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट में उन्होंने मना करा। संभल में बीते साल नवंबर में हुए दंगों की याद अब भी बाकी है। उसके बाद भी इस शहर में काफी कुछ हुआ, जिसकी कड़वाहट कहीं न कहीं बची हुई है। एक पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर मानता है और इस मुद्दे के लिए संभल के पूर्व सांसद को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन तमाम शिकवे शिकायतों के बीच लोग मानते हैं कि माहौल सुधरा है, इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए और उसमें उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए, और ये जहाँ तक हमें जानकारी है कि मसला हाई कोर्ट द्वारा एएसआई को दे दिया गया है और एएसआई द्वारा जो भी निर्धारित किया जाए और जैसे भी निर्णय लिया जाए वही बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी जो निर्णय होगा वो हाई कोर्ट की निगरानी में होगा और जो एएसआई करेगी वो बेहतर होगा और एएसआई के निर्णय करने से किसी भी पक्ष को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा 24 नवंबर की जो घटना हुई उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस शहर के ऊपर पड़ा है। ऐसा समझ लीजिए कि व्यापार तो लगभग समाप्त प्राय हो चुका है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने यहाँ बहुत कम आना जाना शुरू कर दिया है। व्यापारी इससे ज़्यादा परेशान है, ये नहीं होना चाहिए था। ये एएसआई के अधीन ही था पहले से ही, शुरू से ही, लेकिन यहाँ के मौजूदा सांसद जो आज नहीं रहे, डॉक्टर शफीक और रहमान बर्क, उन्होंने इसके अंदर पूजा पाठ बंद करा दिया। सन 2012 से स्टार्ट हुआ, शायद बंद होना भी हुआ। इससे पहले बाकायदा मेरे होश में मैंने वहाँ पे पूजा करते हुए देखा है। हम भी इसके अंदर पहले जाते थे और एएसआई के अधीन थी, पुरातत्व विभाग के अधीन थी, लेकिन पुरातत्व विभाग को भी इसके अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी। संभल हिंसा का शहर पर असर इतना गहरा हुआ है कि प्रशासन सतर्क है। एक तरफ जांच को रफ्तार दी जा रही है, तो दूसरी तरफ जामा मस्जिद के नजदीक चौकी का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा और जुम्मे की नमाज को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला दोनों ही पक्षों के लिए बहुत अहम है। अब दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 तारीख तक का वक्त कोर्ट ने दिया है। देखना होगा 4 तारीख को आगे कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। प्रयागराज से सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा सहयोगी ऋत्विक के साथ संभल से मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी के लिए। और अब खबर पाकिस्तान से। पड़ोसी मुल्क को लगता था कि एक ही चीज है जो कभी कभी उसकी इज्जत में इजाफा कर देती है, लेकिन अब पाकिस्तान को उसका क्रिकेट भी धोखा दे रहा है। यही वजह है कि वहां की सरकार ने मैदान की हार को खेल भावना से हटकर जीवन मरण का सवाल बना दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद अब पाकिस्तान की संसद में क्रिकेट पर गंभीर चर्चा का प्लान बन रहा है।
दुबई में विराट कोहली की ये सेंचुरी पाकिस्तान की आवाम में धस सी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हार के बाद मैन इन ग्रीन पर बेतहाशा हमले हो रहे हैं और हरी जर्सी की हार की चर्चा अब पाकिस्तान के संसद में गूंजने लगी है। इस बेहद अहम आईसीसी टूर्नामेंट शुरू होने के 5 दिनों के अंदर केनिया की तरह रिकॉर्ड बनाती हुई ये टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई और मैदान से सड़क तक हाहाकार मच गया। ना इन्हें कुछ करना आता है, ना बैटिंग इनकी सही, ना इनकी बॉलिंग सही, ना इनकी फील्डिंग सही। हर बंदे 3-4 तो इन लोगों ने कैच छोड़े हैं यार। दिमाग खराब है, पागल है। मैं आज के बाद जैसी सिचुएशन हुई है ना आज, ये देखे मैं आपके सामने, ये आज से आई एम बीन वाचिंग दिस स्पोर्ट सिंस लाइक आई वाज 6 एंड आज ये हुआ। मैंने स्पेशल टिकट ली, मैंने एक बार मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने उसके बाद फिर ली, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा पे किया कि मैंने इधर मैच देख के जाना है। तो इतनी रिडिकुलस इनकी परफॉर्मेंस थी ना, आप सोच नहीं सकते। इनके पास प्लेयर्स नहीं है जो कैरी ऑन कर सकते मिडल ऑर्डर, ये खेलती है टीम। पाकिस्तान की क्रिकेट जहाँ गई है अभी, मतलब जिस गड्ढे में गई है, तो उस हिसाब से पब्लिक में एक बहुत रोष है वहाँ की, तो वो संसद तक तो बात जानी ही चाहिए। अपने देश के प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इतना क्रिटिसाइज। अब कोई नहीं, उनका डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि वो लोग अब तक कम बैक करोगे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी, अब वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। अब उनकी तरफ से उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। जैसे हमारी टीम की ऑडियंस बिल्कुल टीम पे ही गुस्सा करे, तो टीम पर तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के लिए इस हार की टीस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत से शिकस्त मिली है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान को सिर्फ 6 महीने पहले बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऐसा कोहराम उस वक्त नहीं मचा। लेकिन अब बात संसद में गूंजेगी। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक पीएम के एडवाइजर राणा सनाउल्लाह ने कहा, इस टूर्नामेंट के लिए हमने 12 से 14 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन टीम हार गई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। दुनिया क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई बन गए हैं। जितनी तवज्जो स्टेडियम को दी गई, उतनी ही टीम को देनी चाहिए थी। इससे पूरा पाकिस्तान मायूस है। दरअसल पाकिस्तान में खेल को और खासकर भारत के साथ खेल को हंसी खेल ही समझते हैं। उनकी ये बात सही है कि जितना ध्यान स्टेडियम तैयार करने पर दिया गया, उतना उनकी टीम पर देने की जरूरत थी। हालांकि पीएम के एडवाइजर राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बेपनाह पैसा है। यहाँ पर अधिकारी पैसे के लिए टिके हुए हैं। लोग डेप्यूटेशन पर अपनी ड्यूटी लगवाते हैं, जिससे एक सिस्टम बन गया है। मेरा मानना है कि पीसीबी को सरकार नियंत्रित करे। पार्लियामेंट से आवाज नहीं उठी, पार्लियामेंट में क्रिकेट को ले जाने की बात जरूर हुई है। अमूमन पाकिस्तान में ये होता है कि कोई पॉलिटिशियन कहीं पे भी कोई इवेंट हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चूंकि मीडिया के ऊपर हाइप होती है किसी इवेंट की, जैसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर हुआ, तो क्वेश्चन हो जाता है पॉलिटिशियन से कि भाई पाकिस्तान हार गया, आपकी इस पर क्या राय है। तो वो कह देते हैं कि भाई पार्लियामेंट में इस पर बात होनी चाहिए या क्रिकेट हुकूमत को कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर। पब्लिक मनी है एंड व्हेन यू हैव पब्लिक मनी गोइंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, पेइंग प्लेयर्स, तो ऑब्वियसली सवाल उठाएंगे और लोग बात करेंगे। इंडिया में भी होता है, मगर इट हैज टू बी रियली बिग व्हेन इट हैपेंस इन इंडिया। किसी के साथ अगर नाइंसाफी होता है तो ऑब्वियसली वील रेज आवर वॉइस। सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, दे आर रियली कंसर्न्ड, बट विद सो मच क्रिकेट हैपनिंग इन एंड अराउंड पाकिस्तान, जिसे बहुत दिन बाद उनको मौका मिला है टू होस्ट एन इवेंट, आईसीसी इवेंट, सो वी होप दैट दे विल कम बैक स्ट्रांगली। पाकिस्तान को इतने बड़े टूर्नामेंट के आयोजन की जिम्मेदारी 4 साल पहले नवंबर 2021 में मिली। करीब 29 साल बाद पाकिस्तान को इतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के आयोजन का मौका मिला, लेकिन तब से लेकर टूर्नामेंट शुरू होने तक उसका ध्यान स्टेडियम, सुरक्षा, फैंस की सुविधा, उससे भी अधिक अपनी टीम को बेहतर बनाने से ज्यादा भारत को वहां बुलाने और आईसीसी बीसीसीआई से उलझने और उसे सुलझाने पर रहा। ट्रेनिंग के नाम पर पाकिस्तान टीम आर्मी के साथ तैयारी करती रही। मेंटोर नियुक्त किए गए, जिन्हें 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिए गए, लेकिन उनके रोल फिक्स नहीं किए गए। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की मुश्किलें एक नहीं, एक साथ कई फ्रंट पर सामने आई। पाकिस्तान ने करीब 1820 करोड़ रुपए खर्च किए। स्टेडियम के रेनोवेशन पर 1280 करोड़ रुपए खर्च हुए। कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम रेनोवेट किए गए। पीसीबी ने कहा, फिटनेस और ट्रेनिंग में
कोई कमी नहीं रही। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने बुरी तरह निराश किया। पाकिस्तान की टीम पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आई। दरअसल पाकिस्तान की मुश्किल बेहद पुरानी है। पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं समझ पा रहे कि खेल एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है जिसे ठीक होने में वैज्ञानिक तरीके से जितना वक्त लगेगा उतना लगेगा ही। अब पाकिस्तान के इस प्रयोग पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में 26 चयनकर्ता, 8 कोच, 4 कप्तान, 2 डायरेक्टर और 3 पीसीबी चीफ बदल दिए। ऐसे में दुनिया की कोई टीम कैसे प्रदर्शन कर सकती है? पाकिस्तान बुरे से खेला, इसमें कोई शक नहीं है, बट 2-3 चीज़ें खास हैं जो मैं बीइंग जर्नलिस्ट फील करता हूं। उसमें एक तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं थी। क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, एक बरस के अंदर 3-4 बार म्यूजिकल चेयर हुआ और ऑफ कोर्स इसके असरात रहते हैं। फिर आप पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उठा के देख लीजिए, उसमें भी 2 फॉरेन कोचेस आए, वो भी बोर्ड के साथ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह पाए। उसके बाद लोकल कोचेस, उनका भी आना जाना लगा रहा। अब चूंकि आकिब जुबैद हैं और जो शोर हो रहा है कि इनको भी फारिग करो, कप्तान रिजवान को भी फारिग करो, मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा समझदारी के साथ आगे चलना है। फारिग करने का कोई हल नहीं है, अगर फारिग करना है तो दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को भारत पर जीत के ऑब्सेशन से निकलकर तैयारी करनी होगी और ये तैयारी संसद में तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान मैदान के मसलों को संसद में सुलझाने की कोशिश कर रहा है। टीम और खिलाड़ियों के मुद्दे को ब्यूरोक्रेट और हुक्मरान हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत साल पहले केपीएस गिल भारतीय हॉकी को लेकर अक्सर ऐसे ही ऑटोक्रेटिक, निरंकुश फैसले लिया करते थे और उसके नतीजे अक्सर गलत ही होते थे। पाकिस्तान अगर भारत की हार को भूलकर वाकई खेलों के मसले को सुलझाने की कोशिश करे तो 5-6 सालों में उनके पुराने दिन लौट सकते हैं, वरना कोहराम और तमाशों के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर, अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में बेसुध पड़ी नीलम शिंदे के परिवार को अमेरिका जाने का वीजा आखिरकार मिल गया है। इस मामले में एनडीटीवी लगातार रिपोर्ट दिखाता रहा और इस पहल का भी असर रहा कि अमेरिकी दूतावास हरकत में आया। ये रिपोर्ट देखिए। बेटी करीब 14,000 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में बेसुध पड़ी है। परिवार यहां भारत में बेचैन है। अब बहुत सारी कोशिशों के बाद नीलम शिंदे के पिता और चचेरे भाई को वीजा मिल गया है। वो अब शनिवार रात कैलिफोर्निया के लिए निकलेंगे। हमको वो इंग्लिश बोला था, मेरे को इंग्लिश आता नहीं। ये हमारा भतीजा है, वो बोल के सब उसने ये किया और हमारा वीजा पास कर दिया। कल हम जाने वाला है, कल रात को बैठने ही वाले हैं। ये कहानी नीलम शिंदे की है। सतारा से अमेरिका गई 35 साल की ये युवती 14 फरवरी को एक हादसे की शिकार हो गई। एक कार ने उसे कुचल दिया। वो कोमा में चली गई। कैलिफोर्निया के अस्पताल में है। परिवार को 2 दिन बाद पता चला। उन्होंने वीजा चाहा तो बताया गया कि इसमें महीनों लगेंगे, लेकिन फिर महाराष्ट्र के नेताओं सुप्रिया सूले, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की कि वो इसमें मदद करें। नीलम उन लाखों युवा भारतीयों में है। एनडीटीवी ने भी लगातार ये खबर दिखाई। संवारने की उम्मीद में है। बीते 14 फरवरी को एक कार ने उन्हें पीछे से कुचल दिया। इस हादसे के बाद वो कोमा में चली गई। इन सब का नतीजा रहा कि अमेरिकी दूतावास ने परिवार को शुक्रवार सुबह वीजा इंटरव्यू के लिए बुलाया और वीजा दे दिया। हमें वीज़ा प्रिंट करके मिल चुका है अभी अब हमारे हाथ में। हम कल अभी उड़ान भर सकते और हमारे लड़की के पास जा सकते हैं, हमारे बेटी के पास, इसलिए तो थोड़ा सा दिलासा है। और पहली बात तो गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया, सीएम साहब हो या पूरी टीम जो मतलब उनकी हो, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अजित पवार जी, एकनाथ शिंदे जी, मुरलीधर मोहोळ जी साहब, उन्होंने तो हमें गंगाजल भी दिया है। नीलम शिंदे 4 साल से अमेरिका में है। सब बताते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। बीएमएस का कोर्स कर रही हैं। अच्छी खबर यह है कि डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत पहले से बेहतर है। आज सुबह ही कॉल आया हमें कि थोड़ा वो जब से एक्सीडेंट हुआ था तो उसका जो ब्रेन का प्रेशर है वो हाई चल रहा था, पर कल के कॉल में हमें ऐसे समझ में आया कि वो जो प्रेशर है वो कम हो चुका है और डॉक्टर के कंट्रोल में आती जा रही है उसके सब मतलब ट्रीटमेंट जो है, तो वो थोड़ा दिलासादायक अभी हमें समझ आया है। कर रही थी से यूएस में थे वो, एमएस का लास्ट ईयर था उसका। वो पढ़ने में बहुत अच्छा काम करते थे। वो जो ग्रेजुएशन है इधर का जो सब फर्स्ट नंबर में ही थी।
बहुत टैलेंट थी वो, और उसका जो अपघात हो गया 14 तारीख को, हमें 16 तारीख को मैसेज आया, फिर बाद में हम ये प्रोसेस में लगे रहे। अब परिवार तो नीलम के पास पहुंच जाएगा, आगे उसके ठीक होने की दुआ का समय है। उसका बचना जरूरी है, ये एक सपने का बचना भी होगा। खबरों की खबर में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कल की यानी कि 1 मार्च की डायरी, इस पर नजर डालेंगे इस ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं खबरों की खबर। शनिवार से मार्च महीने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं बारिश है, तो कहीं भीषण बर्फबारी होने लगी है, तो भीषण गर्मी की भी हिदायत है। उत्तराखंड के चमोली से तो दिल दहलाने वाली खबर आई। ग्लेशियर धंसा तो 57 मजदूर दब गए हैं। गनीमत है कि अब तक 32 मजदूरों को निकाल लिया गया है, लेकिन 25 मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। आखिर क्यों है मौसम का उल्टा मार्च, ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ हाहाकार है, ये तो मौसम की मार है। हर जगह तबाही ही तबाही है। कहीं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है तो कहीं घर से ना निकलने की हिदायत है। चमोली का ये वही गांव है जहां मजदूरों के घर की जगह भारी बर्फबारी ने ले ली है। चमोली का ये वही माड़ा गांव है जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन कोशिश है बर्फ में दबे मजदूरों की जान बचा ली जाए। ये तस्वीरें बताती हैं कि रेस्क्यू टीम बर्फ में दबे मजदूरों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती है, और इन्हें बचाने के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर लगातार अपने काम में जुटे हैं। अब समझिए कि कौन कौन सी टीम इस ऑपरेशन में जुटी है। मजदूरों को बचाने के लिए आईटीबीपी की टीम, गढ़वाल की टुकड़ी, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। वहाँ पे करीब 8 बंकर में 57 बीआरओ के लेबर्स जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं स्नो क्लियरिंग के लिए, आर्मी मूवमेंट को देखते हुए, तो वो लोग वहाँ थे और वो अभी ट्रैप्ड बताए जा रहे हैं। और उस एरिया में कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं आई है। आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम मोबिलाइज हो चुकी है। अभी जब तक पूरा सही प्रकार से वहाँ पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे। माड़ा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ ड्रोन की भी सहायता ले रही है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण ड्रोन से ऑपरेशन जारी रख पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। मौसम के तेवर देखिए, बादलों का हाल देखिए, मौसम का गुस्सा देखिए। चाहे इलाका पहाड़ी हो या फिर मैदानी, हर जगह वही हाल है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। चमोली, यमुनोत्री, गंगोत्री, गुलमर्ग, डोडा, श्रीनगर, अनंतनाग, कुल्लू, लाहौल स्पीति, आपके स्क्रीन पर दिख रही ये 8 तस्वीरें मौसम के बदले मिजाज और उसके रौद्र रूप की एक झांकी है। पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी से बुरा हाल है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों के छाए रहने के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तस्वीरें कुल्लू के गांधीनगर की है, जब बरसात के बाद नालों में ऐसा तूफान आया कि पानी अपनी हद भूल गया और कई गाड़ियों को भूतनाथ नाले में बहा ले गया। सड़कों के किनारे खड़ी जिन गाड़ियों ने पानी की जोर के आगे सरेंडर नहीं किया, उनमें से भी ज्यादातर मलबे में दब गई। हिमाचल के कई इलाकों में 24 घंटे से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते हिमाचल में जगह जगह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। नतीजा ये है कि सूबे से गुजरने वाली 4 नेशनल हाईवे और 440 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई। श्रीनगर में भीषण बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि रेल, हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, तो अधिकांश हिस्से बर्फ से ढक गए। डोडा में भी मौसम की भारी मार है। लगातार बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ये वीडियो उत्तरकाशी के यमुनोत्री गंगोत्री की है।
उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसी ही बर्फबारी हो रही है। यहाँ मंदिर और उसके आसपास के भवन पूरी तरह बर्फ से ढक गए। ये तो मौसम का पहला रूप है, तो दूसरा भी आपको देखना और समझना चाहिए। एक तरफ जारी हुई सर्दी की वापसी हो गई है, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च महीना सबसे गर्म साबित हो सकता है। आपको बताते हैं कि उत्तर भारत के किन इलाकों में हीट वेव की संभावना है। हीट वेव की संभावना मुंबई, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में है। मौसम विभाग ने यहाँ हीट वेव लहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने ये भी कहा कि दिल्ली में फरवरी का महीना सबसे गर्म रहा, जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। करीब करीब पूरे उत्तर भारत में ऐसा ही हाल है, तो दक्षिण और पश्चिम भारत यानी केरल, तमिलनाडु, आंध्र और गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। जाहिर है तस्वीरें और अलर्ट यही कहती हैं कि ये मौसम का उल्टा मार्च है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आखिर में हम आपको बताते हैं कि कल के दिन के लिए क्या खास है, यानी कैलेंडर में कल क्या है। महाराष्ट्र सरकार कल से महिलाओं के लिए खास ऑफर की शुरुआत कर रही है। 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रिजॉर्ट्स में महिलाओं को 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। उधर गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल पर कल से कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू हो रही है। कल से एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोलकाता, गोवा और बेंगलुरु के कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करने वाले। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार। लेकिन आपको ये बता दें कि एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी।